गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 2-3 दिनों से हमारी कुछ क्लास नहीं हो पाई अभी तक, तो वो इसलिए कि थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम, है ना। तो इससे पहले कि हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करें, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज हमारा एक्चुअल में डिस्कशन था हमारे लास्ट टेस्ट का, ठीक है। तो मैंने ये सोचा है कि इस टेस्ट का डिस्कशन, इसमें जो सारे क्वेश्चन हुए हैं इस वीक में, हम हर एक लेक्चर के साथ उन सारे क्वेश्चन को टॉपिक वाइज भी डिस्कस कर लेंगे जो इस टेस्ट के साथ हुए हैं, इवन एडिशनल क्वेश्चंस भी, ठीक है। यानी कि जैसे आज हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम से जैसे एक टेस्ट में 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। सपोज कि 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो हम हर एक टॉपिक के वो 4 to 5 क्वेश्चन जो टेस्ट में आए हुए हैं, साथ में टेस्ट के साथ साथ उसी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा PYQs भी करेंगे। PYQs के साथ साथ जो फ्यूचर में आने की पॉसिबिलिटी है जिन क्वेश्चन की, हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये साथ साथ क्वेश्चंस भी हमारा डिस्कस हो जाएगा, और साथ में जिसे हम बात कर रहे थे कि टेस्ट का डिस्कशन करना है, वो टेस्ट के भी सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। और साथ में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एक्स्ट्रा दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस होंगे उस टेस्ट में। तो पूरे लेक्चर के टाइम में, लेक्चर के लास्ट के कुछ मिनट्स को हम लेंगे, जैसे 15 to 20 मिनट्स, और उन 15 to 20 मिनट्स में हर एक लेक्चर में, आज तो नहीं लेकिन हर एक लेक्चर में हम उन सारे टेस्ट के क्वेश्चंस को भी कवर कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके वो सारे टेस्ट्स में आने वाले डाउट, प्रीवियस जो टेस्ट हुआ है उसके डाउट्स, और उन सारे चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और साथ में चैट्स में आप एक्टिव रहिएगा, तो जिससे मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करता चलूँगा, और डाउट क्लियर होंगे तभी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि डाउट्स ही एक ऐसे चीज़ होते हैं जिसमें हम क्या समझते हैं कि हमें ये चीज़ आती है, लेकिन क्वेश्चन वाइज जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को पिक करते हैं क्वेश्चन वाइज, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछी तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन जो कुछ पूछा जाता है हम उसे क्लियरली समझ नहीं पाते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें क्वेश्चन की, मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में जितना हम ध्यान देंगे, उतना ही, उससे कहीं ज़्यादा हमें क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस भी करनी होगी। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ये मैं आपको हर एक टॉपिक में बताता चलूँगा, ठीक है। इसीलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम, है ना। ये हमने लास्ट वाले पार्ट में छोड़ दिया था कि एनिमल, जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर ये इसलिए छोड़ा कि इस पार्ट को हमें दोबारा से फिर से पढ़ना होता है। तो दोबारा से पढ़ना होता है तो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट वहाँ पर होता है, जबकि इसका कंप्लीट डिस्कशन हमको एनिमल किंगडम में, यानी कि कौन सा एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं हम, एनिमेलिया की, ठीक है। तो अब एनिमेलिया की अगर हम बात करें तो क्या होता है एनिमेलिया। एनिमेलिया एक कंप्लीट किंगडम है जिसमें ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, है ना, स्पेसिफिकली यूकैरियोट्स की। अब यूकैरियोट्स कैसे होते हैं ये तो आपको पता ही है। यूकैरियोट्स का मतलब होता है ट्रू वर्ल्ड के ऑर्गेनिज्म, है ना। यू जहाँ पे हम बात करते हैं ट्रू वर्ल्ड के ऑर्गेनिज्म, एक्चुअली में ये ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। जैसे कि एनिमल में हम पढ़ते हैं, जैसे हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, है ना, कोई भी रूमिनेंट्स की बात करते हैं, और कोई जो भी ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है ना, तो वो सारे कैसे हो गए, मल्टी सेलुलर। तो एनिमल किंगडम में हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। और क्या हो सकता है, ये एनिमेलिया में पढ़ते हैं, ये होते हैं हेट्रोट्रॉपिक। तो क्या एनिमल ऑटोट्रॉपिक नहीं हो सकते हैं?
तो हमने देखा है कि एनिमल कभी भी ऑटोट्रॉपिक तो नहीं होते हैं। एनिमल की जो भी ऑटोट्रॉपिक की कैटेगरी में हमने रखा है वो उससे पहले हम अभी तक पढ़ चुके। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक के साथ साथ अगर मैं बात करूं ह्यूमन की, तो ह्यूमन कैसा है, ये एक होलोजोइक, ये न्यूट्रिशन वाला है ना, क्योंकि हम कैसे हैं, होलोजोइक एक्सेप्ट करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक तो है ही, है ना, क्योंकि हेटेरोट्रॉपिक मींस क्या होता है कि हम फूड के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं। साथ में अगर मैं बात करूं कि एनिमल किंगडम में और क्या है, एनिमेलिया में क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पहले भी हमने ये देखा है कि हम लोकोमोशन कर सकते हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि मल्टी सेलुलर में ऑर्गेनिज्म के साथ साथ, जैसे हमने प्लांट को पढ़ा था, तो प्लांट क्या होता है, वो लोकोमोशन कर सकता है क्या, नहीं, वो सिर्फ मूवमेंट कर सकता है। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस होता है। ये हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है लोकोमोशन और क्या होता है मूवमेंट। तो इतना बस समझ लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अपने प्लेस को चेंज करता है ना, यानी कि मूव करता है, तो उसे हम कहेंगे लोकोमोशन, है ना, यानी कि अपने प्लेस को अगर हमने चेंज किया, जैसे मैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, लोकोमोशन, क्योंकि मैं एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाता हूँ। जबकि मूवमेंट क्या होता है कि जैसे मैंने अपनी नेक को घुमाया, आइस को घुमाया, हैंड को मूव किया, ये मूवमेंट है, लेकिन ये कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा नहीं पा रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या है, इसे हम कहते हैं मूवमेंट। तो एनिमल जो होता है वो लोकोमोशन भी कर सकता है। हमारे पास एक कंप्लीट और फिक्स्ड, हम ये कहें कंप्लीट न्यूरॉन या फिर नर्वस सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम होता है जिसके लिए, और हम कुछ सेंस कर पाए इसके लिए सेंसरी ऑर्गन भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन दैट मीन्स पॉरीफेरा। पॉरीफेरा ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि वो क्या होते हैं, उनके पास फुल्ली डेवलप्ड न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स के साथ साथ नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा कि हम बात कर रहे थे एनिमल किंगडम की, ठीक है। एनिमल किंगडम में हमने देखा कि ये कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर के साथ साथ ये तो यूकैरियोट्स भी थे, है ना। यूकैरियोटिक के साथ साथ हमने देखा कि ये थे हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक के साथ साथ ये कर सकते हैं लोकोमोशन, और लोकोमोशन करते ही हैं। साथ में ह्यूमन में जब हम न्यूट्रिएंट की बात कर रहे थे, तो ये कैसा न्यूट्रिएंट रखते हैं, ये होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इनके पास प्रेजेंट होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम, एक्सेप्ट किस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, यहां पर पॉरीफेरा को। तो जो पॉरीफेरा होगा वो क्या होता है, इसमें उसके पास प्रेजेंट नहीं होता है एक कंप्लीट नर्वस सिस्टम। तो हमने क्या देखा कि मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट्स हैं, हेटेरोट्रॉपिक हैं, लोकोमोशन है और सेंसरी ऑर्गन है। ये 6 टाइप की चीजें जो हम जानते हैं किसके बारे में एनिमल किंगडम के बारे में, है ना। एनिमल किंगडम में जिसकी बात हम कर रहे थे, एक है मेटाजोआ, ठीक है। मेटाजोआ क्या होता है, मेटाजोआ एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्यूलर। अब मल्टी सेल्यूलर तो होते हैं और साथ में क्या हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर के साथ साथ ये होते हैं यूकैरियोट्स।
तो मैं सिर्फ इसी मेटाजोआ को ही क्यों बता रहा हूँ, बाकी क्यों नहीं बता रहा? एक्चुअली मैं मेटाजोआ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेटाजोआ होते हैं दो टाइप के। किस तरीके से? एक होते हैं यू मेटाजोआ और एक होते हैं पैराजोआ। ठीक है, एक होते हैं यू मेटाजोआ और एक होते हैं पैराजोआ। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पैराजोआ में, पैराजोआ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जबकि यू मेटाजोआ जो होते हैं ये लोकोमोशन कर सकते हैं। अब इसी में जो मैंने कैटेगरी बनाई कि ये लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, तो ये लोकोमोशन कर सकते हैं और लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम में भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जब हम यू मेटाजोआ की बात करें तो इनमें प्रेजेंट होती है नर्व सेल्स, यानी कि नर्व सेल्स कैसी होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। जबकि हम यहाँ पर देखते हैं कि पैराजोआ जो होते हैं ना यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं और ना इसमें नर्वस सिस्टम होता है ना, ना नर्वस सिस्टम होता है एंड सेंसरी सिस्टम होता है। और किसकी बात कर रहे हैं? एक्चुअली में मैं बात कर रहा था इस पॉरीफेरा की। तो पॉरीफेरा में भी जो हमने कैटेगरी देखी वो मेटाजोआ की देखी, और मेटाजोआ में पॉरीफेरा की कैटेगरी में जब हम देखते थे तो एक होता है पैराजोआ और एक होता है मेटाजोआ। पैराजोआ में लोकोमोशन नहीं हो सकता है, जबकि यहाँ पर लोकोमोशन हो सकता है। नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम क्या होता है? प्रेजेंट नहीं होता है ना, एब्सेंट होता है। मैं एब्सेंट लिख देता हूँ यहाँ पर, एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पर नर्वस प्रेजेंट होता है। इस बात का हमको यहाँ पर क्लियरली ध्यान रखना है, ठीक है। अब किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, कोई भी फाइलम को, क्लासेस को पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट कैटेगरी में देख लेते हैं कि जब हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे होते हैं तो हमें कुछ उनके क्लासिफिकेशन करने के बेसिस पता होने चाहिए, क्योंकि ये मैंने बताया था कि एनिमल किंगडम को हमें कहाँ पढ़ना है, एनिमेलिया को क्लासिफिकेशन के बाद जब हम पढ़ रहे थे तो एनिमल किंगडम में, तो हमें कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर मुझे पता होगा तो हम उन सारी चीजों को एक एक से देख सकते हैं। किस तरीके से देखेंगे? यानी कि हम बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे। देखो, मैं पहले यहाँ पर लिस्ट आउट कर देता हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमारे क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या होंगे, और फिर हम सारे बेसिस को वन बाय वन डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पार्ट होता है सिमेट्री। थर्ड कैटेगरी अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे जर्म लेयर की, है ना, जर्म लेयर्स। फोर्थ पार्ट हम बात करेंगे सीलोम की, ठीक है। और सीलोम के बाद फिफ्थ वन होगा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बाद हम बात करते हैं उसके बॉडी सिस्टम की, ठीक है, बॉडी सिस्टम। और लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। तो ये हमारे कुछ क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं। इससे हम क्या समझ में आते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को इजीली क्लासिफाइड कर सकते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अब हम देखना है तो इन 6 चीज़ों को आप 3, 6, 7, तो ये इन 7 चीज़ों को आप नोट कर लीजिए
और इसके बाद हम वन बाय वन इस पर चर्चा करते हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या जानना चाहते हैं, क्या होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हम बात करते हैं यहाँ पर बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है, कि बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी। अब बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी में हम और क्या जानना चाहते हैं, है ना। बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी में क्या वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन उनका किस तरीके से है, ठीक है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो ऑर्गन लेवल के होते हैं या फिर उनके पास कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। यानी कि चार चीजें हमने देखना चाहते हैं। क्या इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, सबसे पहले बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी में फर्स्ट पार्ट हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। मैं बाकी रफ कर देता हूं, वन बाय वन लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा मैंने क्या कहा, सेल्यूलर लेवल के साथ साथ जब हम सेल्स क्या बनाते हैं, मल्टीपल सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज, ठीक है। तो जब सेल्यूलर लेवल से हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। टिश्यू लेवल की और भी कॉम्प्लेक्स करेंगे ऑर्गेनिजम्स को तो टिश्यू से बन जाते हैं ऑर्गन सिस्टम या फिर मैं कहूँ ऑर्गन लेवल। और ऑर्गन लेवल के बाद फोर्थ वन हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम की। ऑर्गन सिस्टम में हम आते हैं, ठीक है। यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं कि जब हम सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इनके पास एक ही सेल होता है या फिर मल्टीपल सेल हो सकते हैं, लेकिन वो एग्रीगेशन फॉर्म में नहीं होंगे, है ना। एग्रीगेशन मतलब अगर होंगे भी तो वो लूजली एग्रीगेटेड सेल्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे कि हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में पॉरीफेरा की, है ना। तो जब हम और सेलुलर लेवल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे पॉरीफेरा की, ठीक है। पॉरीफेरा में क्या होता है कि अभी हमने देखा कि जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लूजली एग्रीगेटेड सेल्स होते हैं, है ना। लूजली एग्रीगेटेड सेल्स होंगे। और लूजली एग्रीगेटेड सेल्स होने के साथ साथ यहां पर मैंने कहा एक से ज्यादा सेल्स तो हो सकते हैं लेकिन टिश्यूज फॉर्म नहीं होते हैं। तो टिश्यूज आर नॉट फॉर्म्ड, तो यहां पर टिश्यू फॉर्म नहीं होंगे। तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ जिसकी हम बात कर रहे थे पॉरीफेरा की। पॉरीफेरा के बाद जब हम बात करते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की, तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में इसमें क्या बन जाते हैं, टिश्यू। टिश्यू बन जाने का मतलब क्या होता है कि सिमिलर सेल्स जो होते हैं उनका एक एक ग्रुप बन जाएगा और वो क्या बनाते हैं, टिश्यू इज नथिंग बट व्हाट, टिश्यू इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स are formed tissues, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की तो उसमें कौन कौन से फाइलम आ सकते हैं, हम बात करते हैं टीनोफोरा की और सिलेंट्रेटा की, है ना। सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी की, जिसकी बात कर रहे हैं हम ऑर्गन लेवल की। यहाँ पर एक ऑर्गेनिजम्स हैं, किस टाइप की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्लेटीहेलमिन्थेस। तो जो भी प्लेटीहेलमिन्थेस से जब हम बात करते हैं तो यहाँ से क्या बन जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट हो जाता है।
मतलब ऑर्गन फॉर्म हो जाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम में एस्कहेलमेंथिस से लेकर और कॉर्डेटा तक सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, जिनके पास प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन सिस्टम, यानी कि ऑर्गन्स आर डेवलप्ड, बट डेवलप्ड के साथ साथ ये वर्किंग कंडीशन में भी होंगे और वर्किंग कंडीशन के साथ साथ ये कोऑर्डिनेशन भी करते हैं, है ना, कोऑर्डिनेटेड भी होंगे। तो कैसे होते हैं? ऑर्गन्स आर डेवलप्ड, ठीक है। तो ऑर्गन्स होते हैं डेवलप्ड के साथ साथ ये कोऑर्डिनेशन भी करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वर्किंग। तो इनकी वर्किंग कैसी होती है? कोऑर्डिनेटेड होती है। तो इस तरीके से हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने 4 चीजों को पढ़ा। क्या क्या? सबसे फर्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम रखेंगे पॉरीफेरा को। दूसरा होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम रखते हैं सीलेंट्रेटा को और टीनोफोरा को। ये एग्जांपल्स याद रखना, यही पूछा जाता है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि पॉरीफेरा कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पर है ना, तो वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसकी बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है? क्या उसमें टिश्यू फॉर्म होते हैं? टिश्यू फॉर्म नहीं होते हैं, दैट मीन्स वो पॉरीफेरा है। टिश्यू फॉर्म नहीं होते हैं मतलब वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि उसका बेसिस क्या रहेगा, उसकी बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? सेलुलर लेवल, ठीक है। टिश्यू लेवल में हम किसके रखते हैं? सीलेंट्रेटा को और टीनोफोरा को। ऑर्गन सिस्टम से पहले बनते हैं ऑर्गन जब फॉर्म होते हैं तो हम यहाँ पर रखते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस को, जबकि ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं एस्कहेलमिन्थिस से लेकर और कॉर्डेटा तक सारे ऑर्गेनिजम्स को हम यहाँ पर रखते हैं। अब हम बात करेंगे सिमेट्री की। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम किसी एक प्लेन से उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो होती है उसकी सिमेट्री। जहां से इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से वहां से एक नया ऑर्गेनिज्म कैसा हो सकता है? बन सकता है ना, उसे हम कहते हैं सिमेट्री। तो अब सिमेट्री के बारे में अगर हम बात करें तो 2 तरीके से होती है। इसका मतलब है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं होती है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे हम किसी प्लेन से कट करें तो वो 2 ऑर्गेनिजम्स ना बनाए, है ना। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो वहां पर होती है एसिमेट्री, ठीक है। और जहां पर हम किसी 2 इक्वल हाफ्स में उसे ऑब्टेन कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल। अब सिमेट्री 2 टाइप की होती है, एक होती है रेडियल सिमेट्री और एक होती है बायलैटरल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री का क्या मतलब है? जैसे ये समझो कि किसी एक ऑर्गेनिज्म को हमने किसी एक इक्वल हाफ में काटा, यानी कि एक ही प्लेन होता है, एक प्लेन से काटा और वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। तो ये पार्ट तो हो गया जिसे हम क्या कह रहे हैं? बायलैटरल। बाय का मतलब होता है यहाँ पर 2, है ना, तो बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन एक ही ऑर्गेनिज्म को हम कई अलग अलग प्लेन से काट सकते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि वो होती है रेडियल सिमेट्री। तो इसके और एग्जांपल्स क्या होंगे? जैसे बायलैटरल सिमेट्री में हम काट सकते हैं कॉर्डेटा को। कॉर्डेटा के अलावा और क्या हो सकता है? कॉर्डेटा के अलावा हो सकता है कि अगर मैं बात करूं ऑर्थोपोडास की, ठीक है ना, कॉकरोच है, कॉकरोच के साथ कॉकरोच नहीं, अगर मैं बात करूं जैसे स्कॉर्पियो, है ना, इसमें हम क्या देखते हैं? एनिलिडा को देख सकते हैं। एनिलिडा है, डेटा है, और किसकी हमने बात की ऑर्थोपोडास की। तो ये कैसे होते हैं? बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन जब हम बात करेंगे रेडियल सिमेट्री की, जिसमें हम बात कर रहे थे कि क्या कहा मैंने कि मल्टीपल प्लेन में उसे हम कट कर सकते हैं। मल्टीपल प्लेन में कट करने का क्या मतलब है कि यहाँ से अलग अलग प्लेन से उसे कट करें तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है।
तो इसमें क्या एग्जाम्पल लेंगे? एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं टीनोफोरा को। टीनोफोरा के साथ साथ हम बात करेंगे सिलेंट्रेट और एकाइनोडर्मेटा की भी, ठीक है। यानी कि मैंने क्या कहा कि हम सेकंड पार्ट हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन में, जिसकी हमने कहा सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री में एक होता है जिसे हमने कहा एसिमेट्रिकल और दूसरा होता है सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल में यहां पर हम देखते हैं कि सिमेट्री क्या होती है? एब्सेंट होती है। यहां पर सिमेट्री एब्सेंट होगी, जबकि हाँ सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है? टू इक्वल हाफ्स में हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो टू इक्वल्स हाफ्स आर ऑब्टेन्ड, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब सिमेट्री में जहां अगर टू इक्वल हाफ यहां पर ऑब्टेन कर सकते हैं, तो यहां पर क्या होगा कि दो इक्वल हाफ क्या होंगे? हाफ्स आर एब्सेंट। तो सिमेट्री ही नहीं होती है तो किस में हम कहेंगे? ये होती है पॉरीफेरन, है ना। अच्छा, पॉरीफेरा मैं कह रहा हूं, इसको आप इस बात से समझिए, जो स्पॉन्जेस होते हैं ना, स्पॉन्जेस ही है जिसे हम पॉरीफेरा का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये और कुछ नहीं, स्पॉन्जेस ही हैं, इस बात का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। मैं थोड़ा आज स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा एनर्जी लो है मेरी, थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं है अभी फिलहाल में, तो एक दो दिन में सही हो जाएगी, तो फिर हम उसी एनर्जी के साथ और भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर पढ़ने की कि क्या क्या हो सकता है और किस वे में हमको पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने से अच्छा है कि हम उस स्पेसिफिक पॉइंट को पढ़ें जो जिससे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी फॉर्म हो सकता है कि पॉरीफेरा जो होते हैं स्पॉन्जेस। दूसरा, सिमेट्री की हम बात करें तो सिमेट्री भी दो टाइप की होती हैं। एक मैंने कहा बायलेटरल सिमेट्री और दूसरा कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री, है ना। रेडियल सिमेट्री और एक होती है बायलेटरल सिमेट्री। अब बायलेटरल का मतलब है टू इक्वल हाफ, है ना, और यहां पर क्या होगा? मल्टीपल प्लेन। अब मल्टीपल प्लेन का मतलब है टू इक्वल हाफ, मतलब कितने प्लेन? ओनली वन प्लेन। यानी कि जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसे मैंने यहां से बीच से दो एक ही प्लेन से कट किया, जबकि अगर ये ऑर्गेनिज्म को मैं 1 2 3 4 यानी कि कई अलग अलग प्लेन से कट करूं, तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ये हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं, ये होते हैं सिलेंट्रेटा, है ना, टीनोफोरा, टीनोफोरा के साथ साथ एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, और एकाइनोडर्मेटा में भी हम सभी को नहीं लेंगे, सिर्फ लेंगे इनके एडल्ट्स को, ठीक है। ये बात हमें ध्यान में रखना है। जबकि बायलेटरल सिमेट्री में हम किसकी बात कर रहे थे? बायलेटरल सिमेट्री में भी यहाँ पर 2 या 3 हम अलग अलग ले सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉर्डेटा को, ठीक है, कॉर्डेटा, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि ऑर्थोपोडा को, ऑर्थोपोडा हो गया, एनिलिडा एंड कॉर्डेटा, ये तीन हमें कहाँ रखने हैं? बायलेटरल सिमेट्री में। और रेडियल सिमेट्री में हम किन को ले सकते हैं? सिलेंट्रेटा को, टीनोफोरा को और एकाइनोडर्मेटा को। इन
फिगर को आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ यहाँ पर बोर्ड में कि एक हायरार्की बनाकर। हायरार्की बनाने से क्या होता है कि हम सारी चीज़ों को वेल लेवल्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ने के लिए कुछ हमें इस तरीके से आपने शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। आप अपनी कॉपी में ये सारी चीज़ें लिखते जाइएगा। चलो, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, जिसके हम थर्ड पार्ट की हम बात करेंगे। थर्ड पार्ट है जिसे हम कहते हैं जर्म लेयर। अब आपने जर्म लेयर का नाम तो सुना ही होगा कि जर्म लेयर क्या होती है। जर्म लेयर होती है कि हमारी बॉडी में जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, है ना। स्टेजेस का मतलब होता है, एक होती है सबसे बाहर वाली लेयर, एक होती है मिडिल लेयर, और एक होती है सबसे अंदर वाली लेयर, है ना। यानी कि 3 लेयर से, जिसमें थर्ड लेयर में हमारे ऑर्गन्स होते हैं, सेकंड लेयर में हमारी स्किन और स्किन के बीच में और ऑर्गन्स के बीच का एक स्टेप वो होता है, और थर्ड लेयर होती है जो आउटर लेयर होती है। यानी कि 3 लेयर होंगी, है ना। यानी कि अगर मैं बात करूं जर्म लेयर्स की, तो जर्म लेयर स्टार्टिंग से बनती है। तो जर्म लेयर जब बनेगी तो मैं बात करूंगा जैसे जाइगोट की, है ना। जाइगोट जब कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, है ना, तो जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा तो ये कैसा होता है, इसमें होते हैं डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन। और इस डिफरेंशिएशन के साथ 3 अलग अलग लेयर बनती हैं। फर्स्ट लेयर को हम यहां पर कहेंगे एक्टोडर्म। एक्टो का मतलब यहां पर होता है आउटर लेयर। एक दूसरी सेकेंड लेयर हम बात करेंगे जिसे हम कहते हैं मीजोडर्म। डर्म का मतलब होता है लेयर, है ना, यहाँ पर स्किन की बात हो रही। और तीसरी लेयर यहाँ पर कौन सी होगी, जिसे मैं कहता हूं एंडोडर्म। अब 3 लेयर जब हमने देखा कि एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है एंडोडर्म और एक होता है मीजोडर्म, तीनों लेयर को जब हम एक साथ कहेंगे तो एक साथ हमने कहा कि कितनी लेयर हो गई, 3 जर्म लेयर। और जिस ऑर्गेनिज्म में तीनों जर्म लेयर होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, वो कैसे ऑर्गेनिज्म है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। क्या कहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। जैसे अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहाँ कौन कौन से हो सकते हैं, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर और कॉर्डेटा तक सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं, है ना। इस बात का ध्यान में रखना है कि सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म अगर तो किसी में क्या 2 लेयर भी हो सकती हैं, हाँ तो हो सकती हैं। तो 2 जर्म लेयर अगर हैं तो वो क्या होंगे, 2 जर्म लेयर हैं तो उसे हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ये देखा, यानी कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक्टोडर्म क्या है और मीजोडर्म क्या है, तो ये टर्म ऐसे होती है। तो ये जो लेयर है यहाँ पर एक लेयर बनेगी, इस लेयर को हम क्या कहेंगे, ये हमारी एक्टो, ठीक है। यहाँ पर बनती है मीजो, तो ये कैसी हो गई हमारी मीजोडर्म, है ना।
और ये क्या होती है, एंडोडर्म। तो इस चीज का हमें ध्यान में रखना है। तो कितनी जर्म लेयर हो गई, तो जर्म लेयर के बेसिस पर हम देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म को तीन अलग अलग पार्ट में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक तीन जर्म लेयर होंगी तो वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, और दो जर्म लेयर होंगी तो वो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अब इसमें हम देखें कि कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, तो सारे ऑर्गेनिज्म जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो प्लैटीहेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें कि फोर्थ वन इज सीलोम। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अलग अलग फाइलम क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्या है कि अलग अलग फाइलम पढ़ना हमारे लिए अगर हम बहुत आसान हो जाएगा अगर हम एक ही बार में इस चीज को या ध्यान में रख लें कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो हम उसे एक लास्ट में टेबल बनाकर इजीली पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी फाइलम को डिफरेंशिएट किस तरीके से करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ उनके क्लासिफाइड हमने क्यों अलग अलग रखा उन्हें इस तरीके से, है ना। तो जो क्लासिफिकेशन है उनको अलग रखने के लिए उनका बेसिस तो पता ही होना चाहिए, इसीलिए हम इस ऑर्गेनिज्म को पहले हम उनके सारे ऑर्गेनिज्म के क्या देख रहे हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। अच्छा, सीलोम का मतलब क्या होता है, सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। ठीक है, बॉडी कैविटी जो किस तरीके से कवर होती है, लाइंड बाय लाइन मैंने क्यों कहा, लाइंड बाय मेसोडर्म। तो जो मिडिल लेयर होती है वो मिडिल लेयर की वजह से बनने वाली जो बॉडी कैविटी है उसे हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। तो लाइन मैंने कहा, लाइन का मतलब होता है एक प्रकार की कवरिंग जो किसी भी लेयर को अंदर की तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारा ईजोफेगस जो होता है, ईजोफेगस में जो अंदर की तरफ से एक कवरिंग बनाई जाती है उसे ही हम क्या कह रहे होते हैं, उसे ही हम कह रहे होते हैं एक बॉडी लाइनिंग। ठीक है, और ये बनती है हमारे मेसोडर्म लेयर से। तो मेसोडर्मल लेयर होती है, मेसोडर्म जो लेयर होती है इसमें बन जाते हैं पाउच, और पाउच लाइक स्ट्रक्चर अगर बनते हैं तो ये कहाँ पर बनते हैं, हमारे गट में, है ना। प्रिमिटिव गट में कह सकते हैं कि अगर इन्हें बनाना है तो मेसोडर्म कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं। ठीक है, मेसोडर्म लेयर ये कौन से ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक में मिलते हैं। तो अगर मैं कहूं कि सीलोम की बात करें तो तीन अलग अलग टाइप के सीलोम तुमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होता है एसीलोमेट। ठीक है, एसीलोमेट जो होता है, जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट है और क्या एब्सेंट है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, क्या एब्सेंट होंगे सीलोम। ठीक है, यानी कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ टीनोफोरा की एंड सीलेंट्रेटा की। ठीक है, तो सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा इन दोनों ये एक्चुअली में होते क्या हैं, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा एक्चुअली में ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, और इसमें दो ही लेयर पाई जाती हैं।
तो अगर ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं लिखा है, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक लिखा है, तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दो ही लेयर जब पाई जाती हैं तो इसमें क्या है, सीलोम एब्सेंट होता है। कैसा सीलोम एब्सेंट होता है? अगर मैं कहूँ कि मीजोडर्मल लेयर एब्सेंट होगी, तो मीजोडर्मल लेयर एग्जाम्पल एक में और लिख सकते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस। मेरी वॉइस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेरी क्या है कि राइटिंग थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आप लोगों को समझ में ना आता हो कई बार कि मैंने क्या लिख दिया, तो मेरी वॉइस पे जरूर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या हमारा प्लेटीहेलमिन्थस सिलेंट्रेटा एक्टिनोफोरा। अब एक होता है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो का मतलब ये होता है फॉल्स, जहां पर कैविटी तो प्रेजेंट होती है ना, लेकिन कैविटी के साथ साथ क्या दिखाई देते हैं, मीजोडर्मल पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, यानी कि जो ट्रू सीलोम है वो एब्सेंट है। और ट्रू सीलोम एब्सेंट होने का मतलब है कि यहाँ पर मीजोडर्मल लेयर तो है लेकिन ट्रू सीलोम नहीं बना हुआ है। तो दूसरा क्या होता है, एसीलोमेट के साथ सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे सीडोसिलोमेट की। तो सीडोसिलोमेट किसमें अगर प्रेजेंट होता है, हम बात करेंगे यहाँ पर एस्कहेलमिन्थस की। तो एस्कहेलमिन्थस में क्या होता है, यहाँ पर ट्रू सीलोम एब्सेंट होता है, ठीक है, ट्रू सीलोम एब्सेंट होता है। थर्ड वन हम बात कर रहे हैं यूसिलोमेट की। अब एक तो हमने देख लिया कि या तो इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना, या तो प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। तो प्रेजेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, और एक मिडिल वाला पार्ट हो गया जिसमें हम देते हैं कि प्रेजेंट तो है लेकिन वो कैसे हैं, ट्रू नहीं है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि यूसिलोमेट जो होते हैं, यूसिलोमेट भी दो टाइप के हो सकते हैं। यूसिलोमेट में भी होते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। 1 सेकेंड। चलो, तो हम थे कहां पर, यूसिलोमेट में। जब हम यूसिलोमेट की बात कर रहे हैं तो एक होता है जिसमें हम बात कर रहे हैं साइजोसिलोमेट, है ना। एक होता है साइजोसिलोमेट और दूसरा होता है एंट्रोसिलोम, है ना। हाँ, एंट्रोसिलोम। तो एंट्रोसिलोम में क्या होता है कि जब भी हम बात करें कि साइजोसिलोमेट जो होगा उसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। ये हो गया आउटर लेयर, एक्टोडर्म जिसे कह रहे हैं। मिडिल लेयर में ये हो गया मीजोडर्म। तो जो मीजोडर्म है वो कुछ इस तरीके से इसमें कन्वर्ट हो जाती है और ये लेयर ये दोनों साइड हो सकती है। हालांकि मेरे पास दूसरा कलर नहीं है, मैं इस तरीके से आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो लेयर है यहाँ पर ऐसे डेवलप होती है ना। तो जो लेयर इस तरीके से मीजोडर्मल लेयर इस तरीके से अगर होती है तो उसे हम कहते हैं साइजोसिलोमेट। जबकि अगर मैं दूसरा पार्ट बनाने की कोशिश करूं
तो जो मीजोडर्म लेयर है, मीजोडर्म लेयर में ये एक्टोडर्म हो गई, ये हो गया एंडोडर्म, और जो मीजोडर्म लेयर है वो दो इस तरीके से पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इन्हें हम एंट्रिक पाउच कहते हैं, है ना, एंट्रिक पाउचेस। तो एंट्रिक पाउचेस जो होते हैं कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर में आते हैं, उन्हें एंट्रोसीलोम कहते हैं। तो दो तरीके से सीलोमेट की बात हम कर रहे हैं। ध्यान से देखें, 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के 4th नंबर के पार्ट में हम देख रहे थे सीलोम के बारे में, है ना, जिसे हम कहते हैं बॉडी कैविटी। और बॉडी कैविटी की हम बात करते हैं उसकी लाइनिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो 3 लाइनिंग, मीजोडर्मल लेयर, एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल, है ना। और इन तीनों लेयर में जब हम बात करते हैं तो जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, कैविटी जो होती है जहां पर ऑर्गन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ऑर्गन प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स एक होता है एसीलोमेट, दूसरा होता है सीडोसीलोमेट और तीसरा होता है यूसीलोमेट, ठीक है। तो एसीलोमेट की जब हम बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं ऑर्गेनिज्म, सीलोमेट, सिलेंट्रेटा एंड प्लैटीहेलमिन्थेस। सीडोसीलोमेट में जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एस्कहेलमिन्थेस आ सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो साइजोसीलोमेट और एंट्रोसीलोमेट में कौन कौन से आ सकते हैं। तो अगर मैं एंट्रोसीलोम की बात करूं तो यहां पर आते हैं कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा के साथ साथ इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा को हम रख सकते हैं। जबकि जो साइजोसीलोमेट होता है उसमें भी हम रख सकते हैं एनालिडा को, एनालिडा, मोलस्का भी रख सकते हैं, और मोलस्का के साथ साथ थर्ड वन हो गया ऑर्थोपोडा को भी रख सकते हैं। तो इन सारी चीजों को, अच्छा इसमें ट्रिकाइनोडर्मेटा भी आप लिख सकते हैं। तो ट्रिकाइनोडर्मेटा जो होता है जिसे हम कहते हैं, अगर मैं कहूँ हेमिकॉर्डेटा की बात कर रहा हूँ, सॉरी हेमिकॉर्डेटा, है ना। तो क्या क्या रखा मैंने कि एक रखा कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेटा, ये 3 एग्जाम्पल हमें याद रखने। तो क्या क्या मैंने रखा, देखो एसिलोमेट में सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा एंड प्लैटीहेलमिन्थेस। सीडोसिलोमेट में हम रख सकते हैं एस्कहेलमिन्थेस को, एंड एक होता है यूसिलोमेट। तो यूसिलोमेट के भी 2 टाइप, एक होता है साइजोसिलोमेट और एक होता है एंट्रोसीलोम। एंट्रोसीलोम में हम रख सकते हैं किसे, कॉर्डेटा को, इकाइनोडर्मेटा को और हेमिकॉर्डेटा को। जबकि साइजोसिलोमेट में हम किसे रख सकते हैं, एनालिडा को, मोलस्का एंड ऑर्थोपोडा को, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने देखा। हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ही क्यों, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका माउथ और एनस एक ही जगह से होता है। मतलब जहां से वो खाना खाते हैं, जहां से वो फूड लेते हैं, वहीं से उनका एक्सक्रीशन भी होता है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से मैं ये कहूं कि ये अगर उनकी बॉडी कैविटी है तो इसमें क्या होगा कि वो इनकम्प्लीट होता है, यानी कि माउथ एंड एनस 2 अलग अलग जगह से होगा, मतलब एक ही जगह से। और एक होता है जिसमें इस पार्ट में हम देखते हैं कि माउथ अलग है और एनस अलग है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म। तो जब हम देखते हैं कि माउथ और एनस जो होता है वो यहाँ पर एक ही है, इसका मतलब है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है
वो कैसा है, इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट है। और इस तरीके से उनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट नहीं होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक। और ये जो ब्लाइंड सैक है, इसमें अगर ऑर्गेनिजम्स को रखना चाहें तो सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस, है ना। कौन कौन से, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम रख सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर तो इनकम्प्लीट है, यहाँ पर कैसा है, कंप्लीट होता है, यानी कि एक कंप्लीट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब ऐसा कह सकते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब क्यों, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एग्जाम्पल जब हम देखते हैं तो ह्यूमन बॉडी भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। आगे से लेकर पीछे तक हम देखते हैं, सिर से लेकर पैर तक एक कंप्लीट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और ट्यूब के अंदर भी एक एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसे हम कहते हैं वो भी एक ट्यूब है। तो ट्यूब विद इन द ट्यूब, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कंप्लीट क्या होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में इसे हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। ये वर्ड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि लास्ट 2014 या 15 में यही वर्ड लिखा हुआ था, ट्यूब विद इन ट्यूब मींस क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये कहाँ से हो सकता है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, एस्क हेल्प कॉर्डेटा तक हम सारे ऑर्गेनिजम्स में ये हमें देखने को मिलता है। यानी कि माउथ अलग होगा और एनस अलग होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर फूड के लिए एक अलग ओपनिंग होती है और एक्सक्रीशन के लिए अलग ओपनिंग होती है। अच्छा, एक और पार्ट हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो देखा, इसकी आप हेडिंग डाल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में एक पार्ट ये हमारा हो गया। इसमें इसके अलावा हम देखने वाले हैं अब सर्कुलेटरी सिस्टम को। सॉरी, रब कर दूं इसे, चलो। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का हो सकता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में जब हम बात करते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जिनके ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें अंदर क्या नहीं पाए जाते, हमारे पास ट्यूब्स नहीं होते। कौन से ट्यूब की बात कर रहे हैं हमें, जिसमें ऐसे ट्यूब की बात कर रहे हैं जैसे हमारे हार्ट से क्या निकलती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, है ना। तो जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं ये क्या बनाती हैं, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं हमारे बॉडी के अंदर, है ना। अब बॉडी हमारी बहुत कैसी है, बहुत लार्ज है। लार्ज बॉडी में हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हैं, जबकि हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे ऑर्गेनिजम्स में रखते हैं जो साइज में तो बहुत छोटे होते हैं और उन्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जिनका ब्लड मिक्स हो सकता है। तो हमारी बॉडी में अगर ब्लड मिक्स हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। दैट मीन्स कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप ना हो, इसीलिए हमारे पास एक क्लोज्ड और वेल डेवलप्ड और क्या होता है, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम बात करें तो अगर हम कहें कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें डेवलप नहीं होती हैं, तो नो डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड लिख सकते हैं ना। नो वेल डेवलप्ड क्या,
ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के साथ साथ कौन कौन सी ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर रहे हैं? ब्लड वेसल्स और अच्छा हाँ, साथ में कैपिलरीज भी है ना। ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरी कंप्लीट ये हमारी बॉडी में क्या होता है, एक नेटवर्क बनाता है। तो ये प्रेजेंट नहीं होता है इसमें, जबकि यहाँ पर क्या होता है, ये होता है प्रेजेंट, ठीक है, और ये है एब्सेंट। इसमें अगर मैं बात करूं कि इनकी ये दोनों एफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं, तो इसीलिए दोनों की एफिशिएंसी प्रॉपरली होती है। ऐसा नहीं है कि अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा तो बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। बॉडी उतनी ही प्रॉपरली एफिशिएंट तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि उनका ऑर्गेनिज्म वो उनका जो बेसिस है जिसमें बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है कुछ उसी तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल में हम इसमें क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे ऑर्थोपोडा, मोलस्का, और कौन सा हो सकता है, हाँ, यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा, मोलस्का एंड ऑर्थोपोडा को हम किस में रखते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, जबकि हमारे एनालिडा और एनालिडा के साथ साथ कॉर्डेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनमें प्रेजेंट होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो हमने पढ़ लिया। अब इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। तो आपने कौन कौन से सुने हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और भी तो हो सकते हैं कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल के अलावा कुछ और भी नहीं हो सकते। देखो, हो सकते हैं, कैसे बताते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट होता है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड क्या हो सकता है, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और सेकंड होता है एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लैंड में रहते हैं, ठीक है, जैसे और कौन सी हो सकती हैं, कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, और जैसे पॉरीफेरा है। ये सारे कैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इंटरनल, जिनमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और सारे एक्वेटिक एनिमल इंक्लूडिंग अर्थवॉर्म जो करते हैं क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो अगर मैं इनमें बात करूं कि इसमें मैंने कहा एक्वेटिक, और एक्वेटिक के साथ साथ एक और वर्ड लिखना है जिसे हम ध्यान में रखना है, अर्थवॉर्म को। मैंने अर्थवॉर्म को अलग से इसलिए लिखा क्योंकि अर्थवॉर्म पानी में भी रह सकता है और अर्थ में भी रह सकता है, ठीक है। और यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमें रखना है लैंड एनिमल्स, जिसमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक एक्वेटिक में एक एक्सेप्शन और है जिसे मैं क्या बता रहा था, कार्टिलेजिनस फिश को, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिश के साथ साथ पॉरीफेरा, ये होते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। थर्ड कैसा हो सकता है, इनके डेवलपमेंट के बेसिस पर भी रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है डायरेक्ट एंड एक होता है इनडायरेक्ट। अब ये क्या बला है, यानी कि लार्वा के बेसिस पर, लार्वा से अपने ऑर्गेनिज्म को, अपने अमाउंट को, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं लार्वा के बेसिस पे, जिसमें लार्वा क्या होते हैं, या तो प्रेजेंट होते हैं या तो उसके बेसिस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से।
तो इसमें डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, है ना। है ना, इसमें हम क्या कहेंगे, लार्वा आर प्रेजेंट, तो लार्वा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फोर्थ वन एक और लिख सकते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल, है ना। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल को हम क्या कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं मोनोसियस, है ना। और यूनिसेक्सुअल के क्या कह सकते हैं, यूनिसेक्सुअल को हम कह सकते हैं डायोसियस, जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एक ही बॉडी में, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। तो बायसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल बॉडी कैसी होती है, एक ही बॉडी में होती है, जबकि यूनिसेक्सुअल जो होते हैं मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। तो ये तरीके हैं हमारे रिप्रोडक्शन करने के। रिप्रोडक्शन के बाद एक हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट बेसिस की, अगर हम बात करें सेगमेंटेशन की, चलो सेगमेंटेशन में दो तरीके से सेगमेंटेशन हो सकता है। किस तरीके से सेगमेंटेशन होता है, एक जहां पर हमें लगेगा कि ये सिर्फ देखने में ऐसा लगेगा कि ये सेगमेंटेशन हुआ है, एक्चुअली में होता नहीं है ना, यानी कि उसे हम फॉल्स कह देते हैं, स्यूडो सेगमेंटेशन, ठीक है। और यहां पर होता है ट्रू सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन एंड स्यूडो सेगमेंटेशन। स्यूडो सेगमेंटेशन में हम बात करेंगे, ये होते हैं फॉल्स, ठीक है, और ये होंगे ट्रू। इसमें हम किसको रख सकते हैं, इसमें हम रखेंगे प्लेटफॉर्म्स को। लेकिन अगर ट्रू सेगमेंटेशन की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एनालिडा को, एनालिडा के साथ साथ और क्या रखेंगे, ऑर्थोपोडा को भी रख सकते हैं और कॉर्डेटा को भी रख सकते हैं, ऑर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। अगर मैं सेगमेंटेशन बताऊं तो कुछ इस तरीके से उनकी बॉडी कैविटी होती है, देखो ऐसा, बॉडी को अलग अलग पार्ट में सेगमेंटेड किया जाता है, तो ये हमारा सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन के बाद लास्ट पार्ट बचता है जिसे हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड, ठीक है। अब नोटोकॉर्ड की हम बात करें कि नोटोकॉर्ड क्या होता है, यही है एक ऐसा कॉर्ड जो बॉडी कैविटी के साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी है जो क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट के साथ साथ नोटोकॉर्ड कहां पर प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है जिसी की वजह से हम सारे कॉर्डेटा में, इसीलिए हम इन्हें कॉर्डेटा कहते हैं, नोटोकॉर्ड की वजह से ही इनका नाम पड़ा है कॉर्डेटा, ठीक है। तो कुछ होते हैं कॉर्डेट्स और कुछ होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड क्या होता है, एब्सेंट होता है।
इस बात का ध्यान रखना है, ये हमारा नोटोकॉर्ड, और इस बात को हमको ध्यान में रखना है। तो नॉन कॉर्डेट्स क्या क्या कौन कौन से हैं? हमारे दो ऐसे ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी है, जैसे कि अगर मैं बात करूं पॉरीफेरा की, है ना, पॉरीफेरा, और पॉरीफेरा के साथ साथ एक और है जिसे हम कहते हैं, अच्छा हाँ, हेमिकॉर्डेट्स, है ना, सिर्फ नाम ही है, हेमिकॉर्डेट्स, जो कैसे होते हैं, हमारे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। बाकी सारे कैसे हैं? बाकी सारे कैसे हैं? हमने देखा कि कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, यानी कि ट्रू सीलोम भी होते हैं, सीलोमेट भी, फॉल्स सीलोमेट भी देख लिया, यानी कि हमने किसके किसके बेसिस पे देखा? उनके ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे देखा। चलो अगर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। क्या है कि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपका क्लास मिस ना हो, तो 1 घंटे की क्लास हो जाती है। फिर आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि बीच में कुछ भी गैप हुआ है जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि कुछ छोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई भी एक सिंगल टॉपिक भी नहीं छोड़ने वाले हैं, और टाइम पर हम अपना सिलेबस खत्म करेंगे, और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। ये आपको भी मेरे साथ साथ मेहनत करनी होगी, मेहनत करेंगे। जो मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा अगर आप लाइनिंग में क्रॉस करते हैं तो आपको रिवीजन करने में थोड़ा सा टाइम बहुत लगेगा, है ना। इसीलिए आपको क्या रखना है कि जितना मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट इतना भी करके जाएंगे, तो इस लाइनिंग के चारों तरफ साथ में लेकिन बुक को लेकर बैठिएगा, और जो मैं शॉर्ट नोट्स आपको बोर्ड पर बनवा देता हूँ उसको ज़रूर बनाते हुए चलना है, जिससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।